लालच एक ऐसी बुरी बला है कि जिस इंसान के ऊपर ये हावी हो जाए उसे छुटकारा पाना नामुमकिन सा हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई इंसान होंगे जो कि लालच के चक्कर में अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की भी जिंदगियां तबाह कर चुके हैं। वैसे ही आज की इस घटना में लालच के कारण एक की मौत हो जाती है और कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है राजस्थान के श्री गंगानगर के एक छोटे से गांव की है। उस गांव का रहने वाला दीपक जो अपनी पत्नी के साथ अपने गांव में रहा करता था। दीपक जिसकी उम्र 40 साल थी, उसकी पत्नी अर्चना जिसकी उम्र 35 साल थी। दीपक जो था अपने भाई जितेंद्र जिसकी उम्र 38 साल थी, वह अपनी पत्नी के साथ अलग रहा करता था खुशबू के साथ। दोनों की ज़िंदगी जो थी बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। दोनों भाई समझदारी से एक दूसरे से अलग समय के अनुसार हो चुके थे और दोनों अलग घर बनाकर रह रहे होते हैं। एक रात की बात है, दीपक का भाई जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ घर में सो रहा होता है। रात घना अंधेरा था, बारिश हो रही होती है। तभी अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। जितेंद्र जो था वह गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी पत्नी खुशबू की आंखें खुलती है तो वह उसे लगता है कि दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। वह तुरंत अपने पति को जगाने की कोशिश करने लगती है और वह एक तरफ नज़र झुकाकर देखती है कि घड़ी में आखिर कितने टाइम हुए हैं। वह देखती है रात के 2 बज रहे हैं और दरवाज़ा कोई खटखटा रहा है। जितेंद्र भी उठता है और आवाज़ लगाता है कि दरवाजे पर कौन है। तो अंदर से आवाज़ आता है कि आपकी भाभी दीपक की तबीयत खराब हो चुकी है, जो कि आप जल्दी से चलो। जितेंद्र अपनी भाभी की आवाज़ सुनकर तुरंत दरवाजे को खोल देता है। तुरंत उसकी भाभी अर्चना जो होती है वह दरवाजे के अंदर चली आती है और वह अपने देवर से चिल्ला कर बातें करने लगती है कि जल्दी से चलो, दीपक जी की तबीयत जोरों की ख़राब हो चुकी है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, जो जल्दी से चलो, उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जल्दबाजी में जितेंद्र और उसकी पत्नी खुशबू अपने भाभी के साथ चलना शुरू कर देते हैं और तुरंत जो कि दीपक के घर पर वह तीनों पहुँच जाते हैं। उसका बड़ा भाई जो है दीपक, वह बेड पर लेटा हुआ है। उसके चेहरे पर कई सारे चोट के निशान हैं। वह तुरंत अर्चना से पूछ बैठता है कि आखिर भैया के चेहरे पर इतना सारा निशान कैसे आया, उन्हें चोट कैसे लगा। जो अर्चना होती है वह कहती है हम दोनों सोए हुए थे, अचानक से नींद में ये नीचे गिरे और जिस कारण से इन्हें चोट आ गया है चेहरे पर, और कोई भी बात नहीं है। और जब मैं इन्हें उठाने कर ऊपर कर रही होती हूँ, बार बार इन्हें आवाज़ लगा रही थी, लेकिन ये कुछ भी जब से नहीं बोल रहे हैं। जो जितेंद्र होता है वह भी अपने भाई को उठाने की कोशिश करता हुआ रहता है, लेकिन दीपक उठने को तैयार नहीं होता है। तो तुरंत जो जितेंद्र होता है एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस के साथ तुरंत जितेंद्र और खुशबू और अर्चना दीपक को लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे होते हैं तो वह कहते हैं कि दीपक जो है अब इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। इस बात को सुनकर अर्चना जो होती है वहीं पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन डॉक्टर जो था वह जितेंद्र को बुलाता है और कहता है कि आखिर इनके चेहरे पर जो कि जख्म के निशान कैसे हैं। तो जितेंद्र होता है वह कहता है कि जो अर्चना भाभी हैं वह कह रही थी कि बेड पे से गिरने के कारण इनके चेहरे पर चोट लगी है। लेकिन डॉक्टर जो था वह मानने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है यह गिरने का चोट नहीं है, ज़रूर इसके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है। वह तुरंत डॉक्टर जो होता है वह तुरंत पास के थाने में कॉल लगाता है और पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस भी उसके बॉडी को, दीपक के बॉडी को देखती है तो वह भी समझ जाती है कि जो कि हार्ट अटैक आने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जरूर इसके साथ कुछ न कुछ हुआ है जो ये लोग छिपा रहे हैं। लेकिन पुलिस के हाथों में अभी कुछ भी नहीं था। बिना सबूत का वह घर वालों से पूछताछ कर कर छोड़ देती है। पुलिस इंतजार करती हुई रहती है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तब वह कुछ करेगा। करीब 10 से 12 दिन गुजर जाते हैं। 10 से 12 दिन गुजर जाने के बाद जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, पुलिस के हाथों रिपोर्ट पहुंचता है, तो वह रिपोर्ट देखकर वह तुरंत, पुलिस जो होती है वह तुरंत अर्चना के घर पर पहुंच जाती है। अर्चना से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुम्हारे पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसका गले पर जो कि निशान है और उसे गला दबाकर तुमने मार डाला। लेकिन जो अर्चना थी वह कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वह बेड पे से गिरे हैं और इस कारण से वह इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं। बार बार इस बयान को वह देती हुई जा रही थी, लेकिन पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि गिरने के कारण ऐसा कभी हो सकता है। वह एक ही बयान को बार बार अलग अलग तरीके से बता रही होती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बिना सबूत के उसे गिरफ्तार वह नहीं कर पा रहा होता है। पुलिस जो होती है वह तुरंत अपने थानेदार के कोतवाल को बुलाती है और कहती है इसके गांव वालों से बातचीत करो कि आखिर इसके पति या पत्नी के बीच कैसा रिश्ता था और कहीं कोई और रिश्ता में यह जुटी हुई नहीं है।
जो कोतवाल होता है वह तुरंत गांव में पहुंचता है, कई लोगों से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद जब वह थाने में वापस आता है और वहीं के थानेदार को बताता है कि साहब, दरअसल जो उसकी पत्नी है, जो उसके पति के साथ, दीपक के साथ कभी भी नहीं बनती थी, अक्सर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। जो गांव वालों का कहना ये भी है कि अर्चना का किसी और से भी अफेयर है, जो अक्सर उसके रात में कोई ना कोई उसके घर में आता जाता रहता है। इस बात को पुलिस सुनती है और तो कहती है कि ठीक है, उसके मोबाइल का CTR निकाला जाए। जब अर्चना का मोबाइल का CTR आता है तो थानेदार देखता है कि आखिर सबसे ज़्यादा नंबर पर किस नंबर पर बात की गई है। तो एक नंबर वहां से सामने निकल कर आता है कि सबसे ज़्यादा एक नंबर पर बात की गई है। वह पुलिस जो थानेदार होता है वह कहता है कि इस नंबर को पता किया जाए कि किस नंबर से, ये किस नाम से रजिस्टर्ड है। तो पता चलता है कि सत्येंद्र राउत के नाम से यह सिम रजिस्टर था। तो वह सत्येंद्र राउत आखिर कौन है, तो वह पता करने के लिए तुरंत पुलिस वालों को लगवा देता है। थानेदार बहुत ही चालाकी से काम करता हुआ जा रहा था, अर्चना को कुछ भी खबर होने नहीं दे रहा होता है। थानेदार जो होता है वह तुरंत अर्चना के घर पर पहुंचता है और सत्येंद्र राउत के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है। तो सत्येंद्र राउत के बारे में अर्चना कहती है कि वह सिर्फ हमारा दोस्त है और हम लोग कभी कभार एक दूसरे से बातें करते हुए रहते, क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे, बचपन से हम लोग दोस्ती थे, इसी कारण से हम दोनों एक दूसरे से बातें अक्सर किया करते हैं। सत्येंद्र राउत से जब पूछताछ की जाती है तो वह कहता है कि कुछ दिनों पहले ही हम दोनों की दोस्ती हुई थी, इस कारण से हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए रहते हैं। थानेदार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वह दोनों को लाता है थाने में और दोनों को अलग अलग बैठाकर जब पूछताछ कड़ी से की जाती है तो जो अर्चना होती है वह कुछ तो नहीं बताती, लेकिन सत्येंद्र राउत जो होता है वह सारी चीज़ को कबूलना शुरू कर देता है। सत्येंद्र राउत बताना शुरू करता है कि 2013 के पहले वह फौज की नौकरी कर रहा होता है और फौज की नौकरी के दौरान उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। वह फौज को छोड़कर वह अपने घर पर चला आता है, फिर वह वापस फौज की नौकरी में नहीं जाता है। कुछ दिनों बाद जब उसकी पत्नी के 2 साल गुजर जाते हैं इस दुनिया के गए हुए, तो वह दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी शादी कर लेने के बाद उसे घर को चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ रही होती है, तो कोई भी काम उसे नहीं मिल पा रहा होता है। लेकिन उसके पिता जो थे वह राजमिस्त्री का काम किया करते थे, इस कारण से वह भी राजमिस्त्री का काम सीखा हुआ था। वह सोचता है कि क्यों ना जो कि राजमिस्त्री का काम करना चाहिए। इस चीज़ को सोचकर मैं घर की बनाना शुरू कर चुका था, कई लोगों को ठेका ले रहा था, कई लोगों को बना रहा होता हूँ। उसी दौरान मुझे दीपक से मुलाकात होती है। दीपक मुझे 34 लाख में अपने घर का ठेका देता है और बाद अक्सर मैं उसके घर पर चला जाया करता, उससे बातें किया करता, उसके घर पर चाय पिया करता था। जैसे जैसे घर बन रहा होता है, घर बन जाने के बाद करीब 1 मंजिला हो चुका था, 1 मंजिल हो जाने के बाद घर की ओपनिंग होती है। घर की ओपनिंग में सभी परिवार वाले जो थे वह नीचे रह रहे होते हैं दीपक की, और ऊपर काम चल रहा होता है। दीपक की पत्नी जो थी वह अर्चना, वह अक्सर मेरे पास आती छत पर और हमसे बातें करते हुए रहती और दीपक अपने काम पर चला जाया करता। धीरे धीरे हम दोनों के बीच इतनी बातें होने लगी कि एक दूसरे का जो कि मोबाइल नंबर हम लोग एक दूसरे को दे बैठे। मोबाइल नंबर दे देने के बाद हम दोनों के बीच अक्सर एक दूसरे से घंटों बातें हुआ करती थी जब दीपक अपने काम पर चला जाया करता। दीपक जब काम पर होता तो कभी कभार मैं उसकी पत्नी अर्चना से मिलने पहुंच जाया करता था। काम खत्म हो चुकी थी फिर भी हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा दिनों तक बात हम लोग छिपा नहीं पाते हैं। गांव ग्राम से दीपक को किसी तरह से मालूम चल जाता है। मालूम चल जाने के बाद दीपक सर अपनी पत्नी के साथ वह कहा सुनी करता, लेकिन अर्चना मानने को तैयार नहीं थी। वह मेरे इश्क में पागल हो चुकी थी। दिन जो था ऐसे ही गुजर रहा होता है, दीपक काम पर चला जाया करता, हम दोनों एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और ये सिलसिला जो था थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिन जो था अच्छे से हम लोग का गुजर रहा था। मैं भी सोच रहा था कि जब अर्चना राजी है तो मुझे कोई भी दिक्कत कभी नहीं होने वाली। इस चीज़ को सोचकर मैं आराम से निफिक्र होकर अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। जब भी अर्चना बुलाती मैं उसके घर पर चला जाया करता। दिन जो था इसी तरह से गुजर रहा होता है। धीरे धीरे जो दीपक था उसे शराब की लत लगती हुई जा रही थी। वह चाह रहा था कि वह उस चीज़ को भुला दे, इस कारण से वह शराब अक्सर पीता और इतना पी लेता कि वह अक्सर घर पर आता और सो जाया करता था। जब वह सो जाता तो वह अक्सर चना मेरे पास कॉल किया करती और कॉल कर कर वह मुझे बुलाती। मैं उसके घर पर पहुंचता और उसके बगल जिस रूम में दीपक सोया हुआ रहता उसके रूम के बगल में जाकर हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते और वहां से करीब सुबह के 4 बजे वहां से वापस अपने घर के लिए निकल जाया करते थे। दिन इसी तरह से गुजरता हुआ जा रहा था। एक रात के करीब 8 बज रहे होते दीपक काफ़ी ज़्यादा शराब पीकर आता है, फिर से अपनी पत्नी के साथ कहा सुनी करता है। वह जाकर अपने रूम में सो जाता है। अर्चना मेरे
पास कॉल करती है और फिर से वह मुझे बुलाती है और हम दोनों बगल वाले रूम में चले जाते हैं। कब काफ़ी देर रात हो जाती है, रात के करीब 2-2:30 बज रहे होते हैं। तभी अचानक से मेरे दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। मुझे समझ में नहीं आने लगता है कि आखिर दीपक तो सोया हुआ है, आखिर मेरा दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। जो रूम का दरवाज़ा था, वह रूम का दरवाज़ा जब खोलता है तो देखता है कि दीपक दरवाजे पर खड़ा है। दीपक जो था वह देखता है कि सत्येंद्र राउत जो है वह उसकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में है। इस चीज़ को देखकर वह तुरंत अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहा-सुनी करना शुरू कर देता है, उसे चाटे बरसाना शुरू कर देता है। जो सत्येंद्र राउत था वह उसकी पत्नी को छुड़ाना चाहता है कि जो अर्चना है उसे छुड़ा दे। जब वह छुड़ाने लगता है तो जो दीपक होता है वह अब सत्येंद्र राउत से जो कि लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता है। इसी बीच में इन दोनों के बीच में इतनी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाती है कि अर्चना ये सब चीज़ों को देख नहीं पाती। वह तुरंत अपने दुपट्टे को निकालती है और उसके गले के ऊपर दे देती है। गले को जितनी घिसती हुई जा रही थी, उसे बार बार छुड़ाने की कोशिश करती हुई जा रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। दीपक की सांसें थमते ही वह दीपक वहीं पर गिर जाता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दीपक को इस दुनिया को जाने के बाद उन दोनों की सांसें जो होती है वह थम जाती है। उन लोगों को समझ में नहीं आने लगता है कि वह क्या कर बैठे। वह दोनों वहीं पर बैठते हैं, कुछ देर सोचते हैं और सोचने के बाद वह दोनों प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद दीपक की पत्नी अर्चना जो होती है वह कहती है सत्येंद्र राउत से कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूँगी। सत्येंद्र राउत जो होता है वह वहाँ से निकल जाता है। तुरंत अर्चना जो होती है वह वहाँ अपने घर से निकलती है और सीधे वह अपने देवर के घर पर पहुँचती है और वहाँ पर दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देती है। जो जितेंद्र होता है वह दरवाजे को खोलता है और वह साथ में जाता है और सारी चीज़ों का यहाँ पर खुलासा हो जाता है। थानेदार जब सत्येंद्र राउत की सारी बातों को सुनता है, उसके बयानों को नोट करता है और तुरंत अर्चना और सत्येंद्र राउत को दोनों को गिरफ्तार पुलिस कर लेती है और दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। दोनों को कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। सो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।